नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं ताबिश। शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की खबर से, जहां बीरभूम में जो हिंसा हुई जिसके बाद 8 लोगों की यहां पर मौत हो गई। इसको लेकर सियासत और बयानबाजी काफी तेज हो रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तू मैं शुरू हो चुकी है और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले लोगों और ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को जनता कभी माफ न करे। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि राज्य सरकार दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाएगी। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। बीरभूम में एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़की थी। अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। तो इस मामले को लेकर सियासत जो है वो जोरों पर है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बीरभूम में हुई घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेंगे। ममता बनर्जी आज बीरभूम जा रही हैं और बीरभूम हिंसा का ये पूरा मामला कल संसद में भी उठा। बीजेपी ने इस मामले में केंद्र से दखल देने की और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बीजेपी ने बंगाल में हुई हिंसा का मुद्दा लोकसभा में उठाया। बीजेपी सांसदों ने संसद के बाहर गले में पोस्टर लटकाकर विरोध जताया और केंद्र से दखल की मांग की। तो ममता बनर्जी को इस्तीफे देना चाहिए। उनमें कोई मोरल, उनके राइट नहीं है इस पद पे बने रहने का। हम डिमांड कर रहे हैं, एक तो इसका सीबीआई प्रोब हो, इंक्वायरी हो, और उसके साथ सेंट्रल इंटरवेंशन की जरूरी है। इट वाज ए इंटरनल फाइट amongst the families itself। बीरभूम में एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में भीड़ ने कुछ घरों में आग लगा दी। खबर है कि इस हिंसा में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। গন্ডায় গন্ডায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না, কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে, অন্যায়, ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। इस बीच बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट करके सरकार पर हमला किया है। भयानक हिंसा और आगजनी की घटना से संकेत मिलता है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगल राज के हवाले है। अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। इस बारे में चीफ सेक्रेटरी से मैंने रिपोर्ट तलब की है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ है। हालांकि यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह मामला आपसी रंजिश का था या फिर इसमें कोई राजनीतिक साजिश थी। राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, खासकर पश्चिम बंगाल में तो यह एक आम बात है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय मिलता है या नहीं। रही बात भाजपा की, तो वह इस मुद्दे को भुनाएगी ही। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर बिहार से। बोहचा विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करना वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को काफी महंगा पड़ गया। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए।
इससे पहले वीआईपी के टिकट पर जीते राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने वीआईपी के उम्मीदवार के बजाय बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन दिया था और समर्थन पत्र बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को भी सौंप दिया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुकेश सहनी की पार्टी अब बिना विधायकों की पार्टी बन गई है। भाई क्या कहना इसमें, हम लोग पहले भी एनडीए बैकग्राउंड से आप लोग को बताते रहे हैं और आगे भी ये रहेंगे। हम लोग अभी मिल गए हैं। क्यों छोड़े? हम लोग तो एनडीए से वो अलग हुए इसलिए छोड़े। उन्होंने आज नॉमिनेशन कर दिया ना अपना। सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ कि हमारी घर वापसी हुई है। हमारे लोग अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि वीआईपी में 8 हमारे ही लोग थे जिसको टिकट हम लोगों ने फाइनल किया था, लेकिन जब यहाँ के गिड़गिड़ाने लगे तो हम लोगों ने दिया और हम लोगों ने नहीं तोड़ा, एनडीए ने नहीं तोड़ा, खुद उन्होंने अपनी मसाल अपना ही जगाने लगे। तो ये हमारे सारे जो हमारे माननीय सदस्य हैं उन्होंने एनडीए का हमेशा सदस्य रहे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, लेकिन उसमें जब हमारा गए वीआईपी में तो जब उन्होंने अपना तोड़ा है तो ये खुद अपने यहाँ हमारे यहाँ भी पुराने घर अपनी वापसी हुई है। अब ये बात नहीं, हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हुए हैं। पहले भी उसी पार्टी पर चुनाव लड़े थे, आज भी उसी पार्टी में शामिल हुए। विकासशील इंसान पार्टी के जो बिहार विधानसभा में 3 सदस्य थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अच्छा, तो ये क्या मतलब पहले से तय था या फिर कुछ नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी वगैरह कोई बात नहीं है, ये अपने घर वापस आए हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। योगी आदित्यनाथ कल लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और लखनऊ में जहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है वहां पर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष और सुनील बंसल शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में किसे मंत्री बनाया जाए इसको लेकर चर्चा भी हुई और आज शाम को 4 बजे के करीब लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की एक बैठक होगी। बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इस बैठक में अमित शाह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, योगी आदित्यनाथ को बतौर दूसरी बार मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण उनका होगा, उससे पहले मुख्यमंत्री आवास के आसपास देखिए किस तरह से जगमगा रहा है पूरा ये आवास। तो कल योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, लेकिन बीते हुए कल एक और मुख्यमंत्री जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने वो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, बुधवार को उन्होंने भी शपथ ली। मंत्रिमंडल के साथ उन्होंने ये शपथ ग्रहण उनका हुआ। तस्वीरों में आप देखिए धामी के साथ सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा ने भी मंत्री पद की यहां पर शपथ ली है। तो पुष्कर धामी दूसरी बार लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी होगी धामी के ऊपर, क्योंकि इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो ज्यादा वक्त उनके पास नहीं था। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, पहले कभी ये योजनाएं चली नहीं है, उन योजनाओं को सीधे सीधे धरातल पर पहुँचाने का काम होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन बनकर राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से केंद्र बनाम राज्य की सियासत होती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर ईडी की कार्रवाई के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है और केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में बुधवार को बीएमसी अधिकारी बीजेपी नेता मोहित कंबोज के घर पहुंचे और उनके घर में हुए निर्माण का वहां पर उन्होंने सर्वे किया। मोहित कंबोज ने आरोप लगाया कि ये सब उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है। देखते हैं रिपोर्ट। केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के परिवार तक पहुंच गई है।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार को ठाणे में उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई श्रीधर पाटणकर की संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई कर कड़ा संदेश दिया। तो बुधवार को बीएमसी की एक टीम बीजेपी नेता मोहित कंबोज के घर में अवैध निर्माण का पता लगाने पहुंच गई। बहरहाल जो मोहित कंबोज उनका कहना है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सरकार को हमारे खिलाफ कहीं भी कुछ नहीं मिला जिसमें कि वो कोई अपराध का मामला दर्ज कर सके, तो लिहाजा उन्होंने ये हथकंडा अपनाया है। और इनको लगता है ये ऐसे डरा धमका कर आवाज को चुप करा लेंगे, तो मैं बोलता हूं इनकी गलतफहमी है, किसी की आवाज चुप होगी नहीं। इधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने श्रीधर पाटणकर के जरिए ठाकरे परिवार को घेरने की कोशिश की है। सोमैया ने पूछा है कि हवाला कारोबारी नंदकिशोर चतुर्वेदी और उद्धव ठाकरे के बीच क्या संबंध है। नंदकिशोर चतुर्वेदी से हुए आर्थिक लेनदेन की वजह से ही ईडी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई श्रीधर पाटणकर की तकरीबन 6.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की। 2010-12 में भी नंदकिशोर चतुर्वेदी के साथ में ठाकरे परिवार का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जानना चाहूंगा कि अब तक आपने इस प्रकार से कितने मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शन किए और वो पैसे कौन से कॉन्ट्रैक्टर के पास आए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसे बीजेपी की तानाशाही की राजनीति बताया है, तो एनसीपी नेता शरद पवार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। सच कहूं तो 15 साल पहले यहाँ बैठे लोगों ने ईडी का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज गांव-गांव में लोग ईडी को जानने लगे हैं। दुर्भाग्य से इस सब का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार की एक्शन जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है, ऐसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है। महाविकास सरकार के आघाड़ी के सरकार के जो प्रमुख स्तंभ है उनको इस प्रकार से आप दबाव में लाकर अगर आप अब ये मानते हैं कि ये सरकार गिर जाएगी और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आप नींद से जाग उठे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बीच केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में एक और नेता बीजेपी के प्रवीण दरेकर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फर्जी मजदूर केस में सेशन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 25 मार्च तक फैसला सुरक्षित रखा है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई जहां महाराष्ट्र में, वहीं उसकी सुबुगाहट कहीं ना कहीं दिल्ली में भी दिख रही है, क्योंकि एमसीडी को लेकर यहां पर अरविंद केजरीवाल चैलेंज कर रहे हैं केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार ने, आपको बता दें, ये फैसला किया है कि दिल्ली की तीनों नगर निगम को एक किया जाए। और इसके चलते अब दिल्ली में सियासत भी जोरों पर है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव फिलहाल रुके हुए हैं और इस फैसले से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव रुके हुए हैं क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली की 3 नगर निगम, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को एक करने जा रही है और इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में युद्ध चल रहा है। आज ये वाक युद्ध एक नए स्तर पर तब पहुंच गया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि बीजेपी में हिम्मत है तो वो समय पर एमसीडी चुनाव करवाकर और जीत कर दिखा दे। अगर बीजेपी ये चुनाव जीत गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चैलेंज को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। उसका दावा है कि नगर निगम के चुनाव जब भी होंगे तो चौथी बार लगातार बीजेपी ही वो चुनाव जीतेगी। लेकिन एक अहम बात बीजेपी जरूर कह रही है कि उसके हिसाब से 2-2.5 महीने बाद नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, मैं उस पर अपना कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता। जल्दी ही नगर निगम का चुनाव होगा और चौथी बार नगर निगम में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि मुश्किल से 2-2.5 महीने का समय लगेगा और चुनाव होंगे। और जैसे मैंने कहा है कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी। दिल्ली में फिलहाल नगर निगम के चुनाव तो नहीं हो रहे, इस पर राजनीति जरूर हो रही है और आने वाले कुछ समय तक ये राजनीति इस पर यूं ही चलती रहेगी जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। लेकिन एक सवाल जो लगातार बना हुआ है वो ये है कि अगर 3 नगर निगम को एक करना ही था तो ये फैसला बिल्कुल तभी क्यों लिया गया जब नगर निगम के चुनाव घोषित ही होने वाले थे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और अब बात महंगाई की करते हैं। महंगाई की एक और मार लोगों पर पड़ी है। लगातार 2 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद एक बार दाम तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में पीएनजी और सीएनजी की कीमतें जरूर बढ़ गई हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में घरेलू पीएनजी की कीमतों में 1 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी कर दी है और ये बढ़ोतरी आज से लागू भी हो गई है। कंपनी ने ग्राहकों को मैसेज भेजा और कहा है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से घरेलू पीएनजी की कीमतों में वृद्धि की गई है। मंगलवार को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपये इजाफा हुआ था और अब पीएनजी के रेट बढ़ गए हैं, सीएनजी के रेट भी बढ़े हैं। उसकी कीमत में अब 50 पैसे प्रति किलो की वृद्धि कर दी गई। ये भी आज सुबह से लागू हो गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि शादी क्रूरता का लाइसेंस नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि शादी जैसी संस्था किसी भी पुरुष को विशेष अधिकार नहीं देती कि वो जो चाहे वो करने लगे, और ना ही इस तरह के अधिकार देती है कि वो एक महिला के साथ जानवरों की तरह क्रूर व्यवहार करे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नेहाल। आपको बता दें, टीएमसी नेता की हत्या के बाद बीरभूम में हिंसा भड़क गई थी जिसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं आज ममता बनर्जी इस इलाके का दौरा करेंगे और उससे पहले घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। हम इस वक्त पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट ब्लॉक के बख्तुई विलेज में हैं, जहां पे सोमवार रात को एक तृणमूल का उप प्रधान के मर्डर के बाद कुछ घर जला दिया गया। पुलिस का कहना है कि ये अभी जांच हो रही है और दोनों जो इंसिडेंट है, जो उप प्रधान की मर्डर है, जो क्रूड बॉम्ब के द्वारा किया गया, और ये जो घर जले हैं इस गांव में, ये दोनों का लिंक वो अभी तक एस्टैब्लिश कर रहे हैं और ये कर नहीं पाए। ये जांच की स्टेज में है अभी। लेकिन आप देख सकते हैं कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सीसीटीवी लगना था पूरे गांव में। जो एरिया सीन ऑफ इंसिडेंट है उसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे सीसीटीवी लग चुके हैं सारे एंगल से। पुलिस का जो बैरिकेडिंग है, जो एक्सेस बंद करने के लिए फोरेंसिक फोर्सेस के लिए, वो भी लगा दिया गया है। यहाँ पे पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है घर को, और अंदर जो घर है आपको दिखाई देगा जले हुए हैं। और यहाँ पे बाकी जो सीसीटीवी लगने का काम है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है, वो इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी हद तक है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सीसीटीवी लगवाने की काम और जो मॉनिटर है सीसीटीवी का, वो सब इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। ये जो है मॉनिटर है, ये जो है सीसीटीवीज है, अभी भी काम चल रहा है। कल ही ऑर्डर आया है कलकत्ता हाई कोर्ट का, लेकिन अभी ऑर्डर के मुताबिक सारे पूरे जो इलाका है वहाँ पे सीसीटीवी लगवाने का काम चल रहा है और पुलिस की यहाँ पे प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा है इस घटना के बाद। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ बीरभूम जिला से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको बताते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं। सबसे बड़ी खबर बीरभूम हिंसा को लेकर है, जिस पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। इस पर सियासत तेज हुई है और आज विधायक दल के नेता चुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ उनको लेनी है। और दूसरा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि क्रूरता का लाइसेंस जो है वो नहीं है शादी। उधर यूएनएससी में भारत ने अपना न्यूट्रल स्टैंड बरकरार रखा है। रूसी प्रस्ताव पर वोट भारत ने नहीं किया और हाईवे पर 60 किलोमीटर के भीतर अब टोल टैक्स नहीं लगेगा।